वॉट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो चुका है। जिस राज्य से रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सत्यजीत रे जैसे एमिनेंट पर्सनालिटीज जन्म लिए हों, उस राज्य में आज सेकेंड हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज केसेस होते हैं। वहीं जिस राज्य 1950s तक लिटरेसी में सिर्फ केरल से नीचे था, आज सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में बॉटम पर आ चुका है। जो राज्य 1960s तक इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया का बेस्ट स्टेट हुआ करता था और महाराष्ट्र जैसे राज्य से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो आज डेट टू जीडीपी रेशियो में टॉप 5 स्टेट्स में है। वहीं मैक्सिमम बेगर्स भी इसी राज्य से आपको मिलेंगे। जिस शहर के बारे में मिर्ज़ा गालिब ने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा था कलकत्ता के बारे में कि जीवन भर मैं यहीं रह जाऊं, वहीं 1985 में भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको डाइंग सिटी भी कहा। पूरे एशिया के टोटल इंपोर्ट का 50% टोटल टेक्सटाइल्स का और 50% टोटल रॉ सिल्क का अकेले का बंगाल से ही जाया करता था, जिसमें ढाका का मुस्लिन और मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। और मलमल का तो जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी इसका जिक्र करा है, जैसे कि मार्को पोलो ने यहाँ के कॉटन के बारे में, वहीं फ्रैंकोइस बर्नियर और विलियम डिग्बी ने बंगाल को इजिप्ट और ब्रिटेन से भी अमीर बताया। तो एक समय में ज्वेल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और हार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के नाम से जाने जाना वाला राज्य का आज ये हाल क्यों है, इनके रीजंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को रखने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विथ रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रीजंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला रीज़न जो है वो हिस्टोरिकली 1757 में बैटल ऑफ पलासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहां पे जो ब्रिटिश एम्पायर है उनका कंट्रोल बंगाल वाले रीजन में और बढ़ जाता है और वो बंगाल वाले रीजन से मिलने वाले मिनरल्स और बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं। और वहीं कॉर्नवालिस जो है वो 1793 में बंगाल वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाते हैं, यानी कि अब जो फार्मर्स से टैक्स वसूला जाएगा वो ज़मींदार के द्वारा वसूला जाएगा, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम। और वो इतना ज़्यादा होता था कि वो फार्मर्स जब नहीं पे कर पाते थे तो कई बार वो लोन लेते थे उसी को रीपे करने के लिए उन्हीं ज़मींदारों से, और उसमें भी फेल करने के बाद उनसे वो ज़मीन भी चली जाती थी और इसमें कई सारे फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हो गए। और दूसरा रीज़न जो है वो फमाइन बताया जाता है। 1770 में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं 1943 में भी एक फेमाइन आता है और इन दोनों फेमाइंस के पीछे आईआईटी गांधीनगर के एक रिपोर्ट ने ये बताया कि बेसिकली 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और इन दोनों में ही क्या करते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ से जो राइस है उसको वो आर्मी के लिए भेजते हैं, ना कि बंगाल के लोगों को खाने के लिए। वहीं अगर हम तीसरे रीज़न की बात कर लेते हैं तो पार्टीशन माना जाता है। 1874 में बंगाल प्रेसिडेंसी तोड़कर आसाम को अलग कर दिया जाता है और जो टी फार्मिंग वाला रीजन था वो अलग हो जाता है। 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है, तो जो मिनरल रिच रीजन है वो भी अलग हो जाते हैं। और 1947 के पार्टीशन से 75% जो जूट फील्ड्स है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में चला जाता है। और उस वक्त की रेफ्यूजी पॉलिसी की बात अगर हम कर ले तो 30 लाख ऑफिशियल आंकड़े हैं, वहीं 60 से 80 लाख बताया जाता है कि अनऑफिशियल लोग एंटर कर गए बांग्लादेश से भारत की तरफ में। वहीं अगर हम चौथे रीज़न की बात कर लेते हैं तो टैक्स में डिक्लाइन भी हो गया, यानी कि जो इनकम टैक्स मिलता था राज्यों को वो भी कम होता गया शेयर उसका वेस्ट बंगाल के लिए। और 1956 के फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से भी वेस्ट बंगाल को लॉस होने लग गया और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को फ़ायदा होने लग गया, क्योंकि इसके तहत अब आप किसी भी राज्य से एक्सपोर्ट करोगे तो उसका प्राइस लगभग सेम पड़ेगा। तो इस वजह से जो बिहार और उड़ीसा राज्य के बिजनेसमैन थे वो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात भेजने लग गए अपने कंपनीज़ का रॉ मटेरियल्स को वहाँ पर। सरकार के तरफ से कई सारे सोशल वेलफेयर और फ्रीबीज़ के स्कीम्स चलाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है कि मान लो आप उत्तर प्रदेश के सरकार में भी चलाया जा रहा है और वेस्ट बंगाल के भी सरकार में चलाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में सेंटर से स्टेट को फंडिंग भी अच्छी मिलती है और साथ साथ में उत्तर प्रदेश का अपना टैक्स रेवेन्यू भी सेकंड हाईएस्ट है। वहीं वेस्ट बंगाल में टैक्स रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम है और सेंटर से फंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हमने उन रीजंस के बारे में बात करा, उन चैलेंजेस के बारे में बात करा जिसके डाउनफॉल का ये कारण है। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी भी एक बहुत बड़ा क्लैश है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में भी इकोनॉमी ओपन तो हो जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट पार्टी के रूलर्स होते हैं उनके रहने से स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स बहुत बढ़ जाते हैं। इवन नक्सलाइट मूवमेंट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑपरेशन बरगा भी लाया जाता है, जिसके तहत जो फार्मर्स हैं जो लंबे समय से किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, अब उनको कहा गया कि ये ज़मीन उनकी हो जाएगी। तो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे बेसिकली वो या तो अब भाग गए उस राज्य को छोड़ करके और या फिर वो अनसेफ फील करने लग गए थे।
जिस पे 2008 में रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट टाटा नैनो को बनाने के लिए सिंगूर में वो भी फेल हो जाता है और वो प्लांट गुजरात में ले जा करके बिठाते हैं। वेस्ट बंगाल में कम्युनल वायलेंस के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। और नीति आयोग का जो SDG अर्बन इंडेक्स है उसमें भी कोलकाता जो है वो वर्स्ट सिटी में आता है रहने के मायने में। इवन यहाँ की पॉलिटिक्स भी काफ़ी वायलेंट है, जैसे कि आपने रिसेंटली पंचायत पोल में जो देखा होगा वायलेंस, वो भी एक एग्जाम्पल है। 2015 के आंकड़ों से देखें तो मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है वो वेस्ट बंगाल से ही हैं। इस वजह से यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट तो कम है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं के बराबर है। अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो कोलकाता जो है वो साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कलकत्ता से सितवे पोर्ट को बनाया जा रहा है जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ रहा है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के तहत। वहीं इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो ट्राईलैटरल हाईवे कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं, जिससे हम आगे चल करके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में जुड़ पाएंगे और हमारा रिश्ता और भी बेहतर हो पाएगा। और इसी के साथ साथ में पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा आज भी पोटेंशियल वाला शहर है कलकत्ता। इवन कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी जोड़ा गया है, यानी कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है टूरिज्म के पैमाने पर भी। और समय रहते यहाँ के सरकार को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। फिर चाहे वो हम लेफ्ट में सरकारें जो भी रही हों, चाहे वो CPIM रहा हो, चाहे वो ज्योति बासु जी की सरकार रही हो, या फिर अभी करंट ममता बनर्जी, किसी ने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ओपन उस लेवल पे करने का नहीं सोचा है। आज कलकत्ता में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल अभी भी आप देखेंगे तो बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जिस लेवल पे हैं, हमें आज भी कलकत्ता को हम बहुत पीछे देखते हैं। इवन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और स्किल्ड पर्सन्स को हमें वहाँ पे देना होगा। और साथ साथ में अपने पॉलिसीज़ को क्लियर रखना होगा ताकि रतन टाटा के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो वापस से ना हो, वरना जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर है वो डर जाएंगे और वापस इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी वेस्ट बंगाल नहीं सोचेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिला होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सजेस्ट करिएगा ताकि हम इस चैनल के रीच को और ज़्यादा बढ़ा सके, क्वालिटी कंटेंट आप सब तक लेकर के आ सके। जैसा कि ये नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।